तो हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम महाद्वीपों को कवर कर रहे थे, और उसी क्रम में आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को विस्तार से देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा और आपके सामने ये मैप भी देख रहे हैं, तो ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये का मैप है। और इस पूरे मैप में हम यहाँ के जो पर्वत हैं और यहाँ के जो पठार हैं, उन सबको आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं और साथ में यहाँ के पर्वत हैं, पठार, साथ में इसके वोल्केनो ज्वालामुखी, और कुछ प्रमुख जो घास के मैदान हैं, और कुछ खनिज से संबंधित जितने भी हमारे फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम इन सबको एकदम पूरे विस्तार से कवर करेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे, पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए देखिए, जैसे आप सामने देख ही रहे हैं, ये हमारा जो साउथ अमेरिका का मैप देख रहे हैं, जो साउथ अमेरिका आपका यहाँ से, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो ये जितना भी है नीचे, ये सारा पूरा आपका साउथ अमेरिका है। इसे ऊपर हमने पहले कवर किया था, नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था, और आज हम साउथ अमेरिका को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें तो इसमें कुल टोटल देखिए 13 देश हैं, ठीक है, 13 इसमें कंट्रीज़ हैं। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो वेनेजुएला, ये देख सकते हैं आप, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये इधर इक्वाडोर, पेरू, इसके बराबर में यहाँ पर देखें तो हम ब्राज़ील जो है ये इसका सबसे बड़ा देश है। और ये आपका गुयाना, ठीक है, ये गुयाना है, ये सूरीनाम, और ये फ्रेंच गुयाना, ठीक है, 8। और इसके नीचे आए तो आप देखेंगे पेरू और ब्राज़ील से नीचे आप बोलीविया को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये पराग्वे, ठीक है, और उसके बाद में नीचे ये चिली, आप भी देखेंगे, ये चिली है 11, और ये 12वां अर्जेंटीना, और यहाँ पर है ये उरुग्वे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर इसमें 13 कंट्रीज़ हैं। तो 13 कंट्रीज़ को हमने इसमें देख लिया है। और इसके कुछ देखें तो ऊपर देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं नॉर्थ में इसके कैरेबियन सीज़, ठीक है, नॉर्थ में ऊपर कैरेबियन सीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कैरेबियन सी है। इसके अगर हम पूर्व की बात करें तो अटलांटिक ओशन, ठीक है, और पश्चिम की बात करें तो पैसिफिक ओशियन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर विस्तार से आगे हम जानकारी लेते हैं एक एक पॉइंट थी, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, देखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका पश्चिम गोलार्ध में स्थित, ठीक है, पश्चिम गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियाई सागर, कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन सीज। दक्षिण में आर्कटिक, ठीक है, दक्षिण में आर्कटिक महासागर, और पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, और पश्चिम में प्रशांत महासागर इसमें है, ठीक है। तो ये हमने उसकी स्थिति को देखा था, जो एक बार फिर से हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए
नॉर्थ में हमने देखा कैरेबियन सीज को देखा, ठीक है, और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन आपने देखा, और पश्चिम में आपने देखा क्या, पैसिफिक ओशियन, और इसके नीचे आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है, ठीक है, ये नीचे आपका दक्षिण में आर्कटिक महासागर, तो इनसे ये पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग से, ठीक है, उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन तथा मध्य भाग से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा गुजरती है। ये बात आप याद रखेंगे, उत्तर में भूमध्य रेखा और मध्य में, लगभग मध्य में ही है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है, पनामा नहर। तो पनामा नहर को देख लेते हैं एक बार मैप पे। चलिए देखिए, पनामा नहर को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें आपको, ये ऊपर यहाँ देखिए, ये यहाँ से आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ पनामा नहर है ये, ठीक है। ये ऊपर जो पार्ट है ये आपको नॉर्थ अमेरिका का है, और नीचे आपका ये दिख रहा होगा ये सब साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर ये पनामा कैनाल है, पनामा नहर है, और इस पनामा नहर से ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में अलग होते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट जो बताए हैं आपको, ये आपको तैयार हो गए होंगे, ध्यान से देखें। तो अगर एक से दो बार आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है, कुल 13 देश हैं, वो हमने आपको पहले ही काउंट करा दिए, ठीक है। कितने देश हैं? कुल 13 देश हैं इसमें, ठीक है। ब्राज़ील यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां बड़ा देश है, ठीक है। इससे पहले जो 4 छोटे देश हैं, सॉरी बड़े देश हैं, उनके आप कमेंट में बताइए कि कितने, इससे 4 जो हैं बड़े जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश देख लें, ब्राज़ील, उसके बाद में कोलंबिया, और उसके बाद है अर्जेंटीना का नंबर आता है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में अगर हम क्षेत्रफल से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा ब्राज़ील होगा, और उससे बड़ा होगा कोलंबिया, कोलंबिया से बड़ा कोलंबिया, ब्राज़ील सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कोलंबिया, कोलंबिया से छोटा अर्जेंटीना। तो ये 3 बड़े देश हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित बोलीविया और पराग्वे दोनों देश स्थल रुद्ध हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अब लैंड लॉक्ड कंट्री का वर्ड यहाँ पर आया तो क्या हुआ? देखिए, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ वो होते हैं जिसकी जो सीमा होता है, जिसका जो बॉर्डर होता है, ठीक है, वो किसी पानी यानी कि किसी समुद्र से ना लगता हो, ठीक है। मतलब उसकी जो जितने भी जो बॉर्डर हैं, जो भी सीमाएं हैं, वो किसी ना किसी दूसरे देश के साथ में लगती हैं, और वो किसी महासागर या सागर के को नहीं छूती हैं। तो इस तरह से वो जो देश होते हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होते हैं, मतलब स्थल रुद्ध देश होते हैं। स्थल आबद्ध भी बोलते हैं हम इसे, और स्थल रुद्ध देश भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार मैप पे देख लेते हैं ये सब हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखें, हमने बताया था कि बोलीविया, ये आपका बोलीविया है ये, ठीक है, ये यहाँ से आप देख रहे होंगे ये बोलीविया है, और उसके बाद में नीचे सी के नीचे है पराग्वे। तो दोनों देश कैसे हैं? ये दोनों देश ऐसे हैं कि ये दोनों देश एकदम स्थल रुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। केवल 2 ही देश हैं इसमें जो लैंड लॉक्ड हैं। पूछा जाता है कई बार कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका में जो स्थल रुद्ध देश कौन है, ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें बोलीविया और पराग्वे, आप 2 चीज़ याद रखेंगे, एक बोलीविया है और एक पराग्वे है। ये दोनों देश ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। बाकी सभी जो देश हैं उनकी जो सीमाएं हैं, उनके जो बॉर्डर हैं, वो किसी न किसी सागर या महासागर से टच करती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा, ठीक है, यानी कि इक्वेटर जो लाइन है हमारी, उन पर कौन कौन से देश स्थित हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है। और इस पर कौन कौन से देश हैं? देखिए 3 देश हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर नंबर 1। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे ये कोलंबिया है, ठीक है, और नंबर 3 पर आपको दिखेगा ब्राज़ील, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 देश हैं जो
इक्वेटर लाइन पर हैं। ठीक है, अगर आप इसको क्रम से याद करना है, ठीक है, तो आप इसको अगर हम पूरब से देखें तो पूरब से पश्चिम की तरफ देखें, ठीक है, पूरब से पश्चिम से देखें तो बी, सी और ई, इस तरह से हमें आपको याद कर सकते हैं। और इसी को हम ECB के नाम से कर सकते हैं, तो पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्रम पूछा जाता है कभी तो ECB या PBCE आप करके याद कर सकते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश हैं जो हमारे इक्वेटर लाइन पर स्थित हैं। ठीक है, बात करेंगे नीचे हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये मकर रेखा आपको यहाँ पर मकर रेखा दिख रही होगी, ये मकर रेखा जा रही है। और इस मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं तो दिख रहा होगा आपको, देखिए चिली है, चिली इस पर है। उसके बाद में आगे चलें तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद देखें तो क्या पराग्वे, और पराग्वे के बाद में यहाँ देखें तो क्या है, ये ब्राज़ील है। तो इस तरह से 4 देश हमारे किस पर हैं, ये मकर रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, इसको भी आप शॉर्ट से कर सकते हैं, CAP और B, CAPB क्रम से याद करें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। वही मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर आपको देश बताए हैं आपको, देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ठीक है, ये चिली, उसके बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद में पराग्वे, और पराग्वे के बाद में यहाँ पर ये आपका पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका ब्राज़ील का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये मकर रेखा पर स्थित हमारे देश हैं। चलिए अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, कहाँ पर स्थित हैं, किन किन देशों में उनका विस्तार है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडीज पर्वतमाला। देखिए एंडीज आपको दिख रही होगी, ये एंडीज यहाँ से लेकर के देखिए ये सब पूरा जो नाभी, ये सब, ये पूरा, ये सारा, ये एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला एक नवीन मोड़दार और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर, मतलब 4300 मील है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, तो ये पूरब है, इधर पूरब हो गया आपको। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरब और इधर आपको वेस्ट है। तो ये इसका जो विस्तार है वो कहाँ है, साउथ अमेरिका के जो पश्चिम पार्ट है, पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिमी जो तट है, पश्चिम तट पर ये इसके पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक विस्तार है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, और ये कहाँ पर, ये अर्जेंटीना में। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए एकांकागुआ ये यहाँ पर है, ये आपको देख रहे होगा एकांकागुआ, और ये कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये अर्जेंटीना है और ये यहाँ पर चिली है, तो ये अर्जेंटीना में स्थित है क्या, माउंट एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ें। देखिए एंडीज पर्वतमाला विस्तार 7 देशों में है जो निम्न है। अब इसका जो विस्तार है वो किन किन में है, देखिए सबसे पहले हम ऊपर से देखें, नीचे की तरफ चलेंगे तो देखिए 7 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में है, 7 देशों में है। सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पर ये वेनेजुएला है। क्या है ये वेनेजुएला है। उसके बाद में आपको यहाँ दिखा होगा कोलंबिया है। उसके बाद में ये इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर है। ठीक है, और इक्वाडोर के बाद में आप यहाँ देखेंगे पेरू है। ठीक है, ये पेरू के बाद में बोलीविया। ठीक है, पेरू के बाद में क्या है, ये है आपका, नीचे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर बोलीविया, ये बोलीविया के नीचे अगर हम पहुँचें तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चिली है। ठीक है, और चिली के बाद में नीचे आपको मिलेगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस तरह से 7 देशों में इस एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, पूरी तरह से फैली हुई है। तो 7 देशों में इसका विस्तार है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो ये सारे हम याद रखोगे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एंडीज पर्वतमाला में स्थित ज्वालामुखी, अब कुछ ज्वालामुखी भी हैं। दक्षिण अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका में कुछ ज्वालामुखी हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी में सबसे पहले हम देखेंगे एकांकागुआ को। ठीक है, क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, यह विश्व का सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी है जो कैसा है, एक डेड वोल्केनो है, ठीक है, कैसी है, ये मृत ज्वालामुखी है। और ये भी ये बताया था ये कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया था ये अर्जेंटीना में, यहाँ पर इसकी अवस्थिति है, ठीक है, ये यहाँ पर ये तो अर्जेंटीना में है। और कैसी है, ये एक मृत ज्वालामुखी है। ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो, ठीक है, उसी के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ओजस डेल सैलाडो, ठीक है, ओजस डेल सैलाडो। और यह एंडीज पर्वतमाला की कैसी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ठीक है, ये सक्रिय नहीं है और ना ही ये कैसी है, डेड है, ये प्रक्षुब्ध है, मतलब कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। काफ़ी समय पहले इसमें उद्गार हुआ होगा, लेकिन अब फिलहाल में इसमें उद्गार नहीं है, और तो कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, ठीक है, कभी भी ये फट सकती है। तो ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए चिम्बेरेजो, ठीक है, चिम्बेरेजो इक्वाडोर में है, ठीक है, चिम्बेरेजो इक्वाडोर में स्थित है, और यह भी कैसी एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये वाला, ये पूरा जो है, ये देश जो है, ये है आपका कौन सा है, ये है इक्वाडोर। और इक्वाडोर में ही है, देखिए चिम्बारेजी, ठीक है, चिम्बरेजो, यहाँ पर आपको चिम्बारेजो दिख रही होगी, ये रही, ठीक है, ये चिम्बारेजो, ठीक है, इक्वाडोर में है। उसी के ऊपर हम देखेंगे कैटोपैक्सी, ठीक है, ये आपका कैटोपैक्सी, ठीक है। तो ये आपकी कौन से दो ज्वालामुखी हैं जो आपकी एंडीज पर्वतमाला में है, लेकिन इनका जो ये दोनों हैं वो इक्वाडोर में है, ठीक है। कैटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर इस देश में स्थित है। कैटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए फैक्ट है यहाँ पर, ये इन फैक्टों को तैयार करें। पूछा जाता कि विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है, किस देश में है, तो इक्वाडोर में है कौन सा, कैटोपैक्सी है, ठीक है, कैटोपैक्सी है, जो विषुवत रेखा के समीप स्थित है, ठीक है, विषुवत रेखा के समीप में स्थित है। यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ये इक्वाडोर जा रही है, ठीक है, इक्वाडोर लाइन है, तो यहाँ पर इसी के पास में ये स्थित है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। चिम्बेरेजो और कैटोपैक्सी दोनों कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। चलिए अब देख लेते हैं हम दक्षिण अमेरिका के पठार। तो चलिए पठारों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्वेना या गायना का पठार। इसे ग्वेना का पठार भी बोलते हैं, गायना का पठार भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आप नए पहली बार ही देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे जितना भी हो सके इसको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। यह आपकी हमें एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये नहीं है कि इनको टाइप करना पड़ता है, उनके जो फैक्ट्स होते हैं उनको ढूंढना ही पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे याद नहीं होते हमें, या कुछ हमें दिमाग में नहीं होते हैं, निकल जाते हैं बनाते वक्त, लेकिन उनको हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या रह गया इसमें, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई जो हम दे सकें। तो ये रिक्वेस्ट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट मान के चलें कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। चलिए तो ग्वेना या गायना का पठार, ठीक है, इसका विस्तार देखें तो विस्तार महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग वेनेजुएला से पूर्व में फ्रेंच गुयाना तक एवं दक्षिण में ब्राज़ील तक है, ठीक है। जितना भी आपको ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जितना भी रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये पूरा जितना भी रेड वाला दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये गुयाना का पठार है। और इसका जो विस्तार है देखिए कहाँ से है, देखिए वेनेजुएला, ये आपको वेनेजुएला देश है, ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला से लेकर के गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना है, और दक्षिण में ब्राज़ील, ठीक है। तो कितने 5 देशों में इसका विस्तार है, इस पठार का 5 देशों में इसका विस्तार है। इसके उत्तर पश्चिम में ओरिनिको, पूर्व में इस्सिक्विनो, ठीक है, इस्सिक्विनो, और दक्षिण में रायो नेग्रो नदियाँ इसकी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। और पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट सेरेम, जिसकी ऊंचाई 2790 मीटर है, ठीक है, माउंट सेरेम,
ठीक है। पठार की जो सबसे ऊंची जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है माउंट सेरम है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 2790 मीटर ऊंची है। तो ग्वेना का पठार है, ग्वेना का पठार देखा हमने। आगे देखते हैं हम ब्राज़ील का पठार, ठीक है, क्योंकि इसका जो अधिकतर जो पार्ट है वो ब्राज़ील में ही है, तो ब्राज़ील के नाम पर ही ब्राज़ील देश के नाम पर ही इसको ब्राज़ील का पठार कहते हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, ठीक है। इस पठारी भाग को ब्राज़ीलियन मैसिफ क्या कहते हैं, ब्राज़ीलियन मैसिफ भी कहते हैं, और जिसका विस्तार त्रिकोणाकार है। त्रिकोणाकार देखिए, आप देख सकते हैं त्रिकोणाकार है, यहाँ से ऐसे ये पूरी तरह से फैला हुआ है, ठीक है। ये तो एक त्रिकोण है, मतलब एक त्रिभुज के आकार में है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का ही अवशेष होने के कारण कठोर चट्टानों से निर्मित है, और सारा ही भाग इसमें ब्राज़ील राज्य में फैला है, ठीक है, ब्राज़ील में फैला है। पारानाइबो, अरिगुआया, सिंगू, तापाजोज, साओ फ्रांसिस्को, अरिफशाना एवं मदिरा आदि नदियां इस पठार से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए समुद्र में गिर जाती हैं। मतलब यहाँ से जो भी नदियां हैं वो यहाँ से निकलेंगी और निकलते हुए इस तरह से आकर के कहाँ, उत्तर पूर्वी उसमें जा कर के गिर जाएंगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये नदियाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन सी, ये से ब्राज़ील का पठार या ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, ठीक है। चलिए आगे देखें। पेंटागोनिया का पठार पूरी तरह से अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना, और थोड़ा सा पार्ट इसका पड़ता है आपका चिली में, ठीक है। देखिए ये आपको पेंटागोनिया का पठार, जितना भी आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा पेंटागोनिया का पठार है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पर स्थित दुर्लभ आबादी वाला क्षेत्र है, जो अर्जेंटीना और चिली द्वारा साझा किया जाता है। मतलब चिली में भी है इसका विस्तार और अर्जेंटीना में तो है ही, और ज़्यादातर जो इसका जो पार्ट है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो अर्जेंटीना में है। आप देख रहे होंगे यहाँ से ये वाला इधर ये, ठीक है, तो ये चिली है और इधर ये आपका अर्जेंटीना, तो दोनों में है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो है उसका वो किस में है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। पेंटागोनिया शीत मरुस्थल का एक उदाहरण है और यह खनिज संसाधनों से अत्यधिक संपन्न है, इसलिए इसे दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे खनिज यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। तो पेंटागोनिया का पठार के बाद में अब चलते हैं, अब देखें तो बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार बोलीविया में है, आप जानेंगे बोलीविया, देखिए, ठीक है, ये बोलीविया है, ठीक है, ये बोलीविया, तो बोलीविया में है। और बोलीविया का जो पठार है वो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ से एंडीज पर्वतमाला आपको देखी होगी, यहाँ से नीचे गई है, तो एंडीज पर्वतमाला में इसका में स्थित है, और जिसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर और जिसकी चौड़ाई 128 किलोमीटर है। ये आपका पूरा का पूरा बोलीविया का पठार है, ठीक है। ये बोलीविया आपको पूरा देश है आपका, ये बोलीविया है, ठीक है। तो बोलीविया का पठार बोलीविया में है, दक्षिण अमेरिका में। अब देखेंगे हम इसके कुछ प्रमुख नदियों को, ठीक है, प्रमुख रिवर्स, जो इम्पोर्टेंट रिवर होती हैं, हम उन्हीं रिवर्स को इसमें लिया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है वो है आपकी अमेजन रिवर। देखिए अमेजन जो रिवर है, देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा इक्वाडोर है, ठीक है। थोड़ा सा मैप पे देख लेते पहले, और मैप के साथ में अगर आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप अपने साथ में रखा करें, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा टाइम तक जो फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहते हैं और याद भी जल्दी से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वाडोर, ये आपका इक्वाडोर, और इक्वाडोर, ठीक है, यहाँ से जब एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, ये इस तरह से एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है इस तरह से, तो ये यहीं से निकलते हुए, ठीक है, इस तरह से पहुँचती है, और पहुँचते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है, ये बोलीविया में, ठीक है, इक्वाडोर। उसके बाद में यहाँ पर ये पेरू में पहुँचती है, उसके बाद में नीचे ब्राज़ील, इनसे होते हुए, और ये कहाँ गिर जाती है, ये अटलांटिक महासागर में जाकर के यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। और ये अपने यहाँ पर क्या बनाती है, एस्च्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है, एस्च्यूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्च्यूरी बनाती है, ठीक है। और एक चलिए देखिए, अमेजन नदी का जो उद्गम है वो पेरू में स्थित, ठीक है,
पेरू में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला से होता है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला से होता है पेरू में। ठीक है, सॉरी मैंने इक्वाडोर बोल दिया था, यहाँ पेरू है ना ये, तो ये पेरू में ही होता है यहाँ से। ठीक है, चलिए से होता है और इसके पश्चात यह इक्वाडोर, पेरू और ब्राज़ील से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है तथा अपने तट पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अफवाह की दृष्टि से देखें, अगर हम अफवाह की दृष्टि से देखें तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर हम अफवाह की दृष्टि से देखें तो ये नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, आपको सहायक नदियाँ दिख रही होंगी नीचे, जैसे यहाँ पर देख रहे हो एक नदी, यहाँ पर देख रहे होगे आपको पुरुष। ठीक है, ठीक है, एक नदी आपको नीचे देख रही होगी कौन सी, मदिरा। ठीक है, और एक नदी आपको यहाँ से देख रही होगी टापाजस। ठीक है, टापाजस। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ हैं। एक नदी ऊपर से आ रही है, नेग्रो नदी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो किसकी हैं, ये ब्राज़ील की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो अमेजन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ निम्न हैं, जैसे जापुरा, मदिरा, तापाजोश, निग्रो और पोरोश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो ब्राज़ील की कुछ महत्वपूर्ण और सहायक नदियां हैं। ठीक है, अमेजन नदी प्रवाह के क्षेत्र में, ठीक है, प्रवाह के क्षेत्र में स्थित वन अमेजन वर्षा वन कहलाते हैं और इस क्षेत्र में विश्व की सबसे सघन वनस्पति पाई जाती है। इस जो ब्राज़ील है इसमें बहुत अधिक वन पाए जाते हैं और इन्हीं वनों के कारण इसको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इसको, अमेजन वर्षा वनों को, क्योंकि लगभग जितनी भी जो ऑक्सीजन है उसका 30%, ठीक है, 30% जो है वो ये उत्सर्जन यहीं से होता है। ठीक है, इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है और यह वन पृथ्वी पर लगभग 30% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया कि पृथ्वी पर किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, किन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, तो वो है अमेजन वर्षा वन। ठीक है, अमेजन वर्षा वन जो होते हैं इनको ही पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। पराना व उरुग्वे नदियाँ। अब पराना और उरुग्वे नदियाँ संयुक्त रूप से हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि जब पराना जो नदी है वो जब चलती है, ठीक है, पराना जो नदी है वो जब चलती है तो आते हुए चलती है, वो आते हुए ये फिर किसमें, एक नदी है जो पराना नदी है वो उरुग्वे, उसमें भी आकर के मिल जाती है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए, तो पराना नदी दक्षिण मध्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। यह ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, दिख रही होगी आपको, यहाँ से ऐसे आई और ये बहते हुए आई और नीचे जाकर के अटलांटिक ओशन में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, चलिए, दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियों में अमेजन नदी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किसकी, दक्षिण अमेरिका की। पहले यह नदी पराग्वे नदी में मिलती है, पहले यह नदी पराग्वे नदी में मिलती है, फिर और उसके नीचे आते हुए उरुग्वे नदी में मिल जाती है। ठीक है, उरुग्वे नदी में मिल जाती है और रियो दे ला प्लाटा नदी के मुहाने का निर्माण करते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो रियो दे ला प्लाटा नदी के मुहाने का निर्माण करते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यहाँ से हम देखें तो ये पराना नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, चलते हुए पराना नदी चलती है और चलते चलते आगे बढ़ते हुए ये कहाँ यहाँ पहुँचती है और यहाँ से आकर के ये पराना, ठीक है, किस में मिलती है, आके के पराग्वे नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये पराग्वे नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से ये है ना, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ से आई और ये पराग्वे नदी है। ठीक है, ये
तो यहाँ पर आके पराना नदी आकर के इसमें मिली, आगे बढ़ती है और जाते हुए ये उरुग्वे नदी में मिल जाती है। ठीक है, उरुग्वे नदी में मिल जाती है। और नीचे आपको देखा होगा रियो दे ला प्लाटा, रियो दे ला प्लाटा। ठीक है, रियो दे ला प्लाटा ये, ठीक है, यहाँ, ठीक है, आती है, मुहाने का निर्माण करती है और जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बेसिन में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसके बेसिन में ग्रान चाको नामक घास का मैदान स्थित है। ग्रान चाको, ये पूछा था कि ग्रान चाको जो घास के मैदान है वो किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो ग्रान चाको घास के जो मैदान है वो पराना उरुग्वे नदी के, पराना बेसिन या फिर उरुग्वे बेसिन, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो इस बेसिन में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। पराना नदी पर इताईपू बांध स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है। ठीक है, तो पराना और उरुग्वे नदी समझ में आ गया होगी। ठीक है, सबसे पहले ये चलती है पराना चलती है और जाकर के ये किसमें, पराग्वे नदी में मिल जाती है। पराग्वे नदी के बाद में उरुग्वे नदी में मिलती है। ओ रियो दे ला प्लाटा नदी के मुहाने का निर्माण करते हैं हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, ओरिनिको नदी उद्गम गुयाना पठार, गुयाना के पठार से इसका उद्गम होता है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह वेनेजुएला देश की प्रमुख नदी है। ये जितना भी आपको रेड में दिख रहा होगा ना पूरा पार्ट, ये रेड वाला जो पार्ट है पूरा क्या है, ये है वेनेजुएला। ठीक है, ये वेनेजुएला आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वेनेजुएला है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कोलंबिया। ठीक है, यहाँ से ये पार्ट अलग है। ठीक है, ये पार्ट अलग है। तो ये यहाँ से निकलती है और निकलते हुए आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए जाकर के ये कहाँ गिरती है, ये गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान में आता है कि लानोस घास के जो मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और तथा पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, वेनेजुएला में क्या पेट्रोलियम के भंडार हैं। इसकी प्रमुख नदी कैरोनी है जिस पर गुरी बांध स्थित है। इसकी एक प्रमुख नदी है जो है कैरोनी। ठीक है, कैरोनी की प्रमुख सहायक नदी जिसे चुरून है जिस पर एंजिल जलप्रपात स्थित है और एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये जो एंजिल जलप्रपात है कैरोनी नदी पर है। ठीक है, कैरोनी नदी पर है ये। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शन दे देता कि नदी अगर कैरोनी नहीं होगा तो आपको चुरून देगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर हम इसको पढ़ते हैं तो कैरोनी नदी पर ही इसको पढ़ते हैं कि एंजिल जो जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और किस नदी पर, कैरोनी नदी पर स्थित है ये। ठीक है, तो आपको इतना रखना है। ठीक है, क्योंकि जो मुख्य जो नदी है वो कैरोनी है और जो चुरून है वो एक सहायक नदी है कैरोनी की। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्ड अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख झीलों की, जो लेक्स हैं। तो लेक्स के बारे में अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिए प्रमुख झीलें, अब सबसे पहले हम प्रमुख झीलों में देखेंगे टीटीकाका झील। ठीक है, लेक टीटीकाका, देखिए ये है बोलिविया और पेरू की जो बॉर्डर है ना उस पर स्थित है। ये है आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है आपकी लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका और सबसे ऊंची क्या है, ये नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब जहाँ पर नाव चला सकते हैं। ठीक है, नाव चलती हैं और ये कैसे सबसे ऊंची है। ठीक है, तो बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है ये एंडीज पर्वत पर, एंडीज पर्वतमाला पर। विश्व की सबसे ऊंची है और मीठे पानी की एक झील है। टिटिकाका झील ही विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, तो ये बोलिविया, यहाँ पर आपको बोलिविया दिख रहा है, ये आपको पेरू है। ठीक है, ये आपको पेरू दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बॉर्डर पर है ये कौन सी, लेक टीटीकाका। यहाँ पर दिख रहा होगा ये लेक टीटीकाका। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ जाए। उसके बाद में पोपो झील, लेक पोपो, देखिए ये रही लेक पोपो, कहाँ पर है, बोलिविया में है। ठीक है, बोलिविया देश है।
बोलीविया में है। लेक पोपो है, कहाँ पर है, ये भी एंडीज पर्वत, क्योंकि जितनी भी अधिकतर जो झीलें हैं वो एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित हैं। ठीक है, ऊपर देखेंगे ये रही लेक टिटिका का, ठीक है, लेक टिटिका का ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर। नीचे आपको देख रही होगी लेक पोपो, पूरी तरह से कहाँ, ये बोलीविया में है। और ये कैसी एक फ्रेश वाटर झील है, इनकी मीठे पानी की एक झील है। ठीक है, चल माराकैबो झील, ठीक है, माराकैबो झील। माराकैबो झील आपको दिख रही होगी, यहाँ पर है ये वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला, ये है आपकी लेक माराकैबो। ठीक है, माराकैबो। देखिए यह है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की कैसे सबसे बड़ी झील है जो वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में यह क्षेत्र खनिज तेल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ठीक है, तो माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, ठीक है, वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में है। तो इतना भी इतनी क्लियर होगी ये झील। तो तीनों झीलें पढ़ी हमने, कौन कौन सी झीलें पढ़ी एक बार रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमें देखा टिटिकाका झील, उसके बाद में हमने देखी कौन सी, पोपो झील, और अब देखे हमने माराकैबो झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। देखिए यहाँ पर जल संधि के बारे में बात करें तो एक जल संधि तो हम पढ़ेंगे मैगलन जल संधि। ठीक है, मैगलन जल संधि पढ़ेंगे। और मैगलन जल संधि जो है ये कहाँ पर है, देखिए ये है चिली और अर्जेंटीना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अर्जेंटीना का पार्ट कुछ आता है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ये है आपका चिली, और नीचे आपको देख रहा होगा टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो। और ये ब्लू वाली जो है ये ब्लू वाला ये आपको दिख रही होगा, यहाँ से ये है इस तरह से इसको दे। ठीक है, ये है आपकी मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि इनके तो बीच में है, मतलब इनको अलग कर रही है, लेकिन जोड़ किसको रही है, अटलांटिक महासागर दिख रहा होगा इधर, इधर तो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इधर पैसिफिक ओशियन के प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अलग करेगी तो अर्जेंटीना या टिएरा डेल फ्यूगो भी दे सकते हैं, या चिली या टिएरा डेल फ्यूगो भी दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको ये अलग करेगी और जोड़ेगी तो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, जितनी भी झीलें हैं ना विश्व की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी स्टेट्स हैं, मतलब जल संधियाँ हैं, ठीक है, जल संधियाँ हैं, इनका भी वीडियो आपको एक सेपरेट मिल जाएगा, जाकर के देख लें। उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें और पूरे आपको ये मिल जाएंगे। आपको जाकर के पूरे देख लें, पूरे विश्व की जितनी भी झीलें हैं, बहुत सारी झीलें, सभी झीलों को एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। और साथ ही साथ जितनी भी जल संधियाँ हैं उन सभी जल संधियों को एक ही वीडियो में पूरा कराया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख मरुस्थल, अब यहाँ पर डेजर्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक जगह सुनी होगी आपने चुक्की का माता, चलिए देखेंगे इसी में। चुक्की का माता है जो तांबे के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम क्या कहते हैं, तांबे की राजधानी भी बोला जाता है उसे। ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है। किन देश की सीमा पर, चिली और अर्जेंटीना, जो एक उष्ण कटिबंधीय तटीय मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इस मरुस्थल में सल्फर और नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, अटाकामा मरुस्थल में सल्फर और नाइट्रेट के भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। अटाकामा मरुस्थल विश्व स्तर पर तांबा मतलब कॉपर के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह चुक्की का माता, ठीक है, चुक्की का माता इनके तांबा खनन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसे विश्व की
तांबे की राजधानी कहते हैं, यानी कि कैपिटल ऑफ कॉपर भी कहते हैं इसे, चुक्की का माता को। और ये कहाँ पर है? चिली में है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता, लेकिन अधिकतर का पूछा जाता है कि चुक्की का माता जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे तांबे की राजधानी कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने मिलेगा चिली में। ठीक है, कहाँ पर? चिली में। ठीक है, चिली में आपको ये देखने को मिलेगा, चिली में है ये। चलिए, पेंटागोनिया मरुस्थल, डेजर्ट्स ऑफ पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो अर्जेंटीना देश में स्थित एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, एक शीत मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पर? अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए, घास के मैदान, कुछ जो घास के मैदान है, देखिए इसमें लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं? एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वेनेजुएला में। सेल्वास आपको मिलेंगे ब्राज़ील में, और ये विषुवत रेखा के समीप हैं। और ब्राज़ील में घास के मैदान को सवाना भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सवाना भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में क्या? रबड़ पाए जाते हैं। ठीक है, रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक आपका कंपा, और यह घास के मैदान ये भी आपको मिलेंगे ब्राज़ील में मिलेंगे। और कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित घास के मैदान हैं। तो लानोस को याद रखेंगे, लानोस वेनेजुएला में है। ठीक है, और कंपा आपको ब्राज़ील में, और सेल्वास आपको मिल जाएंगे, सेल्वास ब्राज़ील में। और एक यहाँ पर और है, वो आप नोट करेंगे, पंपास। ठीक है, पंपास घास के मैदान। चलिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लेंगे अलग से। ठीक है, पंपास जो है ये कैसे, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पंपास ये हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में आपको मिलेंगे। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पंपास अर्जेंटीना में, कंपा ब्राज़ील, सेल्वास ब्राज़ील, और जो लानोस है वो आपको वेनेजुएला में देखने को मिल जाएंगे। ग्रैंड चाको नहीं है, पंपास भी है पीछे। चलिए, मैंने समझा कि 3 ही है, चलिए कोई नहीं। अब देखें तो ग्रांड चाको, देखिए ग्रांड चाको भी बताया था आपको। ठीक है, यह घास के मैदान बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में विस्तृत हैं। और ये एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित घास के मैदान है। ठीक है, पंपास, यह घास के मैदान अर्जेंटीना देश में स्थित कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और इस घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना भी इसको कहा जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और इस क्षेत्र में रैंडजीना मृदा मिलती है। रैंडजीना मृदा इसमें पाई जाती है, जो गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके? ठीक है, गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रैंडजीना मृदा, रैंडजीना मिट्टी। और यहाँ गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ घास के मैदान हुए। तो अधिकतर हमने इसमें बहुत कवर कर ही लिया है, और क्लास लंबी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। अच्छा, अब देखें प्रमुख कृषि उत्पाद, कुछ कृषि से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कहवा। देखिए, कहवा जो है ये ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और निर्यातक देश है। ये आप याद रखेंगे, विश्व का सबसे अधिक या सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक या निर्यातक देश कौन सा? तो वो है आपका ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, ठीक है, कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं, खेत जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है, या फिर बोला जाता है कि फजेंडा क्या हैं। तो ब्राज़ील में कहवा यानी कि कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान होते हैं, जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। और यहीं पर एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह है। और इस सेंटोस बंदरगाह जो है, ये सेंटोस बंदरगाह है, ये क्या है? सबसे बड़ा कहवा उत्पादक एक पोर्ट है। ठीक है, कहवा उत्पादक पोर्ट है, यानी कि इसको कहवा पत्तन भी बोला जाता है। ठीक है, कहवा पोर्ट भी इसको कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट भी इसको बोलते हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी
उत्पादक पोर्ट है, इसलिए इसे कहवा पत्तन भी कहते हैं। साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी है और साओ पाउलो रेडीमेड वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जो हाँ आजकल हम जो दुकान से सीधे रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ, साओ पाउलो एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये नहीं कि वहीं से आते हैं, मैं एक बता रहा हूँ कि आपको ये इस तरह के जो कपड़े होते हैं रेडीमेड, वो बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसलिए इसे ब्राज़ील का क्या कहते हैं, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहना है, साओ पाउलो को कहा जाता है। गन्ना, ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। देखिए जो ब्राज़ील है वो किस में सबसे बड़ा देश है, एक तो आपको कॉफ़ी में मिल गया और एक आपको यहाँ पर गन्ने में मिल गया कि गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन, ब्राज़ील। और रेसिफ, ठीक है, ये है रेसिफ, विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है। रबड़ की बात कर लें तो रबड़, ब्राज़ील में रबड़ की किस्म पारो, ठीक है, एक किस्म है पारो, जिसके लिए बेलेम नगर प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि बेलेम नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और कौन सी किस्म की रबड़ है, ये पारो। मैनियाक, इससे टेपियाका व कसावा मिलता है जो खाद्य पदार्थ है, एक खाने के सामग्री होती है। वालसा लकड़ी, और ये वालसा लकड़ी एक है, ये दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है ये, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है वो, जो ब्राज़ील में ही पाई जाती है केवल। वालसा लकड़ी होती है एक, वालसा, और बहुत ही हल्की लकड़ी होती है ये, ठीक है, और ब्राज़ील में ये पाई जाती है। खनिज, कुछ खनिजों के बारे खनिज देख लेते हैं। तो ब्राज़ील का पठार, आपको बता कि जो ब्राज़ील का जो पठार है और एक पेंटागोनिया का पठार है, ठीक है। चलिए, ब्राज़ील का पठार एक लावा निर्मित पठार है और जिसे खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है, यानी कि म्यूज़ियम कहा जाता है, खनिजों का म्यूज़ियम कहा जाता है, ठीक है। म्यूज़ियम ऑफ मिनरल्स किसे कहते हैं, तो ब्राज़ील का जो पठार है उसे कहा जाता है। यहाँ स्थित मिनास गैरास में लोहे के भंडार प्राप्त होते हैं। यहाँ स्थित इटाबिरा, ठीक है, इटाबिरा खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे की सबसे बड़ी खान है, ठीक है। यहाँ विश्व के तीसरे सबसे अधिक बड़े लोहे के भंडार उपलब्ध हैं। इटाबिरा को पूछा जाता है कि इटाबिरा किसके लिए प्रसिद्ध है, या इटाबिरा का जो खाना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है लोहे की सबसे बड़ी खान है। ब्राज़ील के पठार में मैग्नीज, ब्राज़ील के पठार में मैग्नीज के भी भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, मिलते हैं। अमापा या अयामा खान है एक, और यह विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अमापा या अयामा, ठीक है। चिली, इसके बारे में आपको बता दिया कि जो चिली है देश की दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है इसे, और यहाँ स्थित चुक्की का माता में विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। विश्व में पन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कोलंबिया में होता है, ठीक है। कोलंबिया में विश्व में सबसे अधिक पन्ना, जो हीरा या पन्ना बोलते हैं, तो उसका जो सबसे अधिक जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, वो कोलंबिया में भी आपको मिलता है, कोलंबिया में है। चलिए, स्थानीय पवनें, जो वहाँ की जो लोकल जो विंड्स हैं, ठीक है, लोकल विंड्स हैं, जैसे एक जोंडा है, एक पिम्पेरो है, एक सुराजो या फाइजरेम है, ठीक है। तो जोंडा को आप याद रखेंगे, अर्जेंटीना में चलने वाली कैसी एक गर्म शुष्क पवन है एक, ठीक है, अर्जेंटीना में चलने वाली एक गर्म शुष्क पवन है जोंडा। पिम्पेरो अर्जेंटीना में चलने वाली एक शीत पवन है, एक ठंडी पवन है ये। सुराजो या फाइजरेम ब्राज़ील में चलने वाली शीत पवनें हैं। तो ये 3 पवनें हमने यहाँ देखी हैं जो यहाँ की लोकल विंड्स हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद में ओवरऑल हमने सब कुछ कवर कर लिया है, और अब कुछ जो यहाँ के जो कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, जो हम वहाँ से कुछ छूट गया है तो यहाँ पर हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे हम अधिकतर कवर कर चुके हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन हो जाएगी कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा है। देखिए, ब्राज़ील की सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके इस महाद्वीप के
सभी देशों में लगती है, ठीक है। जो ब्राज़ील है इतना बड़ा देश है, आपको देखा, ठीक है, जो इस तरह से, तो जो आपका ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो क्या है, तो ब्राज़ील आपको इतना बड़ा देश है, यहाँ से देखने को मिलेगा इतना। तो इसका जो देश है वो, इसकी जो सीमा है केवल आपको एक तो चिली, ठीक है, एक तो चिली आपको यहाँ से देखें, चिली, और एक इक्वाडोर, केवल इन दो की जो सीमाएं हैं वो ब्राज़ील से नहीं लगती, बाकी सभी देशों की जो सीमाएं हैं वो ब्राज़ील के साथ में लगती हैं। ब्राज़ील से भूमध्य व मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो ब्राज़ील से यहाँ पर देखा होगा एक रेखा यहाँ से गुजरती है और एक रेखा यहाँ से गुजरती है ऊपर से, ठीक है। तो ब्राज़ील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और एक मकर रेखा भी गुजरती है। ब्राज़ील का नाम, एक रेडवुड वृक्ष है ब्रासिल, ब्राज़ील का नाम रेडवुड वृक्ष है, एक पेड़ है ब्रासिल, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में ब्राज़ील का विश्व में 5वां स्थान है। कितनेवां? 5वां स्थान है किसका? ब्राज़ील का, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। विश्व में गन्ना और कहवे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ बताया था आपको? ब्राज़ील में बताया था, ठीक है, ब्राज़ील में बताया था। यहाँ पर जो कहवा के बागान होते हैं उन्हें एक फेजेंडा कहते हैं, और एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह है। और इस सेंटोस बंदरगाह पर क्या है, ये क्या है, एक कॉफ़ी पोर्ट है, ठीक है। कहवा पत्तन भी इसे बोलते हैं, कहवा पत्तन भी हम इसको कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पाउलो, ब्राज़ील में मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है। जो साओ पाउलो है क्या, विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है जो ब्राज़ील में मकर रेखा पर स्थित है। ब्राज़ील में ही एक रियो डी जेनेरो शहर है, ठीक है, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो शहर है, और ये शहर इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिसेंट सिटी बोलते हैं। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जो शानदार शहर होता है, शानदार शहर कहा जाता है। तांबा और सोडियम नाइट्रेट के उत्पादन में चिली, ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान है। चिली का बताया था, चुक्की का माता जो चिली में है, ठीक है, चुक्की का माता, ये चुका के है तो चुक्की कर लेना इसको, ठीक है, चुक्की का माता। चलिए, चुक्की का माता जो चिली में है। विश्व में पन्ने का सबसे अधिक जो उत्पादन है कहाँ? कोलंबिया में, ठीक है। एक रिवाइज है। अर्जेंटीना में मांस उत्पादन हेतु स्थापित किए गए बड़े बड़े पशु फार्मों को इंसेंटिसियास, ठीक है, इंस्टेंसियास कहा जाता है, ठीक है, इंस्टेंसियास कहा जाता है किसे? जो मांस उत्पादन के लिए, ठीक है, जो मांस इनकी गोश्त होता है उसके उत्पादन के लिए जो पशुओं के बड़े बड़े फार्म है यहाँ पर। कोलंबिया की राजधानी लापाज, ये इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया की जो राजधानी है ना लापाज है, और ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक राजधानी है, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर एक राजधानी है लापाज। किसकी है? बोलीविया की राजधानी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने पूरा दक्षिण अमेरिका को कंप्लीट कर लिया है। देखें तो देखिए आगे कंप्लीट है। आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो हमने ओवरऑल दक्षिण अमेरिका को भी इसमें कंप्लीट कर लिया है, और आगे जब भी हमारी एक वीडियो आएगी वो आएगी आपके ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को भी हम उसमें कवर कर लेंगे, और इस तरह से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी महाद्वीपों को कवर कर चुके होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक रिक्वेस्ट आपसे वही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं या आप पहले से ही हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं। और एक आप अच्छे एक कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्या टॉपिक आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से, कौन से टॉपिक आपके लिए अच्छे हैं, या जो टॉपिक हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं हम उनको तो बना ही रहे हैं, लगा ही रहे हैं, चल रहे हैं। और साथ ही अगर आपको किसी अलग सेपरेट टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट में बताइए, तो हम उस पर भी लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर के वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के उसे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आपको वहाँ से प्राप्त होगी। साथ ही साथ वहाँ पर आपको क्विज भी देखने को मिलेगा, और क्विज भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।